नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें 10 तारीख को हुए ब्लास्ट में जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, उसका कनेक्शन जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल करके आया तो इसके तार धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरीके से व्हाइट कॉलर जो सफेद जो सफेद पोशाक में डॉक्टर होते हैं, जिनका मकसद होता है इंसानियत को जिंदा करना, वही इंसानियत के लिए काले कारनामे, इंसानियत के खिलाफ काले कारनामों के लिए कहीं न कहीं साफ तौर पर लिंक पाए जा रहे हैं। क्योंकि इस तरफ जो ये पूरी की पूरी घटना घटी तो इसमें 5 से 6 जो डॉक्टर हैं, उनके शामिल होने की बात सामने आ रही है और डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद, डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन सईद जो कि लखनऊ के रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद जैशे मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, उसकी बहन ने जो विंग बनाई है, जो ऑपरेशन सिंदूर में जब उसके पति की मौत हुई थी, जो पूरा का पूरा जो आतंकी मॉड्यूल है, उसका कहीं ना कहीं जो लिंक सामने आ रहा है, जो ऐसे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से शाहिद जो अंसारी है, शाहीन सईद अंसारी जो लखनऊ की रहने वाली है, वो इसकी मुख्य लीडर है। सबसे बड़ी बात है कि एक यूपीपीएससी का टॉपर जिसने 1996 से लेकर के 2001 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, फिर एमडी किया, उसके बाद 2006 से 2013 तक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रही, वो अब आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की खबर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि 2013 तक तो उसने नौकरी की, लेकिन उसके बाद वो अचानक कहीं गायब हो गई। कई नोटिस भेजी गई, आखिरकार 2021 में उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नोटिस का उसने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा और उसके बाद एक अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो मुजम्मिल है, जो सहयोगी था उसका, जब वो गिरफ्तार हुआ था तभी शाहीन सईद के बारे में पता चला था, उसने उसको वहां पर नौकरी दिलाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब आतंकी सरगना, आतंकी संगठन में जिस तरीके की गतिविधि इनकी निकल करके सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सबके होश फाख्ता कर दिए, सबके होश उड़ा दिए। वो तस्वीरें पहले आपको कानपुर से दिखाते हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जहां पर कार्यरत थी 2006 से 2013 तक, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां के लोगों को यकीन तक नहीं हो रहा कि शाहीन सईद इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगी। पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी को क्या विश्वास होगा कि एक जो भगवान के रूप में, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास अगर कोई किसी पे करता है तो डॉक्टर पे करता है। वो जानता है कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर आगे आएंगे और जिंदगी में अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत हो, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर उसे बचाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं और किस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जा रहे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें, इनके सगे भाई हैं डॉक्टर परवेज अंसारी, जिसके घर पर छापा मारा था यूपी एटीएस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने। वहां से कई संदिग्ध वस्तुएं निकल करके उनको मिली हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से डॉक्टर परवेज अंसारी के पास ना सिर्फ कुछ दस्तावेज मिले, बल्कि 6 कीपैड मोबाइल फोन मिले हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल सिम भी मिला है, जो कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों से बात करने के लिए इस्तेमाल करने की जो खबर सामने आ रही है वो है, क्योंकि आतंक के जो आकाओं से बात करता था, शायद परवेज अंसारी इन मोबाइल के माध्यमों से ही उन तक संपर्क साधता था। और बड़ी उपलब्धि है यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना को लोग अंजाम दे सकते थे, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है और जल्दबाजी में जिस तरीके की घटना घटित हुई है दिल्ली में, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। और किसके तार सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और भी जगहों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी डॉक्टर अदील अहमद की। और एक और बात जो निकल करके सामने आ रही है कि जो डॉक्टर शाहीन की जो कार बरामद हुई थी वो लखनऊ के पते पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन नंबर प्लेट सहारनपुर का था। और एक और बात जो है, जो डॉक्टर परवेज अंसारी के बारे में भी निकल करके सामने आ रही है कि डॉक्टर परवेज अंसारी भी यहाँ पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जुड़ा हुआ था और यहाँ पर उसने एक हफ्ते पहले जो अस्पताल वहाँ का इंटीग्रल का प्रशासन है, उसने बताया है कि एक हफ्ते पहले उसने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया था।
फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि सहारनपुर में उसने कुछ दिन तक प्रैक्टिस की थी। तो अदील अहमद भी प्रैक्टिस कर रहा था सहारनपुर में, की जो फर्जी नंबर प्लेट थी जो शाहीन सईद की थी, जो लखनऊ के पते पर रजिस्टर्ड थी, उस पर भी सहारनपुर की नंबर प्लेट लगी हुई थी। और अब डॉक्टर परवेज अंसारी, जो कि सीधे तौर पर उनका भी निकल करके सामने आ रहा है कि वो भी सहारनपुर पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें जो हरियाणा के फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है, या फिर सहारनपुर का कनेक्शन है, कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं हमारे लिए, उसके लिए एक बड़ा सूत्र या कहते हैं कनेक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और कई कड़ियां इस जगह पर ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का मकसद था इन आतंकियों के। फिलहाल देखा जा रहा है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और तमाम पहलुओं पर जांच कर रही हैं, हर एंगल से जांच कर रही हैं कि इसके पीछे आखिरकार मकसद क्या था। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे लिए। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अवनीश हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कानपुर से अवनीश वहां पर बने हुए हैं हमारे साथ। लेकिन तब तक हमारे साथ सरफराज है बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है बहराइच से आज की? जी अखंड जी, आपको बता दें कि भेड़िए का जो प्रकोप है फिर स्टार्ट हो गया है। जो कैसरगंज छोड़ के मासी में भेड़िया अटैक फिर स्टार्ट हो गया है। कल देर रात मतलब एक रोहित नाम का लड़का था, 10 साल का बालक था, जो पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के वक्त जब उसको प्यास लगी तो वो नल पे जब पानी पीने के लिए गया तो आज भेड़िए ने अटैक कर दिया, जिसको माँ बहन बचाने के चक्कर में भेड़िए से भिड़ गई और जिसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था बहराइच, तो यहाँ इलाज ना होके उसको रिफर कर दिया गया लखनऊ में। अब लगातार बहराइच में भेड़ियों का जो आतंक है बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन अभी भी इस पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी किसका इंतजार कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? कितने और लोग जान जब चली जाएगी, कितने और लोग जब घायल हो जाएंगे तब कार्रवाई करेंगे क्या? किस तरीके के स्टेप उठा रहे हैं आखिरकार? कुछ तो इनको जानकारी होगी इन लोगों के पास। कुछ ऐसे स्टेप क्यों नहीं उठाते कि इन भेड़ियों के आतंक से मुक्ति मिल पाए बहराइच के लोगों को? कब तक इसी तरीके के आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर रहेंगे बहराइच के लोग? जी देखते हैं क्या अब होता है। तो खैर फिर से भेड़िया अगर बोला जाए वहाँ के ग्रामीण, तो फिर वो दहशत में ही अभी जीने के मजबूर हैं। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, आपको बताएंगे जैसा होगा। बिल्कुल सरफराज, सबसे बड़ी बात है कि आगे क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल ये कहना गलत है कि सबको इस तरीके से या कहते हैं कि भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं था। ऐसे कदमों की जरूर उठाने की आवश्यकता है जिससे कहीं ना कहीं जो आतंक का साया है, जो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है पूरे बहराइच उन इलाकों में जहां पर भेड़िए का आतंक देखने को मिला है, उसके लिए कोई जी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर निर्देशित किया था अधिकारियों को कि जो भी जरूरी कदम वो उठाएं। लेकिन आखिरकार इस तरीके से भेड़ियों का आतंक अभी भी बना हुआ है। तो सवाल जी खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या प्रभावी कदम उठाए नहीं जा रहे हैं बहराइच प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार इस सवाल का जवाब उनसे जरूर लीजिएगा कि आखिरकार क्या बिल्कुल। कारण है भेड़ियों का आतंक अभी भी बरकरार है बहराइच में। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज तमाम जानकारी के लिए आपका। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से अवनीश जुड़े हुए हैं। सबसे अहम सवाल अवनीश यही है, तो लखनऊ में उनके पिता भी बोल रहे हैं कि उनकी बेटी पढ़ने में बहुत तेज थी, वो इंसानियत के प्रति एक अलग व्यवहार रखने वाली थी, वो इंसानियत की दुश्मन नहीं हो सकती है। वहां पर भी क्या माहौल है? जीएसबीएम जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर वो कार्यरत थी 2006 से 2013 तक, वहां के लोग उनको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या वहां पर उनको लेकर के बातें वहां के जो स्टाफ हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके का बिहेवियर था? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है उनसे बात करने के बाद अवनीश? देखिए अखंड, मैं इस वक्त जीएस मेडिकल कॉलेज में हूँ, जहाँ पर शाहीन लगभग 2006 में यहाँ पर उन्होंने जो है लोक सेवा आयोग से यहाँ पर ज्वाइन किया था। उसके बाद में 2009 में उनका एक ट्रांसफर हुआ था यहाँ से कन्नौज में भी वो लगभग 6 महीने रही थी। उसके बाद वापस से फिर वो इसी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो है प्राचार्य के रूप में जो है कार्यरत थी। इसके बाद 2013 के बाद में वो अचानक कहाँ चली गई किसी को कोई जानकारी नहीं है। और जिसके बाद अब जब क्योंकि उनका नाम इस मामले में खुल करके आ रहा है, तो जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि 2015 में जो है उन्होंने अपने पति से, जो पूर्व पति हैं, उनसे तलाक ले लिया था। और जो मौजूदा समय में कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर हैं, उनसे तलाक हो गया था और 2 बच्चे उनके भी बताए जा रहे हैं कि उससे जो है 2 बच्चे हैं। फिलहाल उनके पति से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो है उस दौरान, जिस दौरान लगभग 9 साल जो उनके साथ में, 9 से 10 साल उनका साथ जो रहा, उस दौरान
किसी भी तरीके का इस तरीके का कोई भी नेचर उनको देखने को नहीं मिला। फिलहाल उनका जो मकसद या मन कहा जाए तो उनका मन जरूर ये रहता था कि बाहर सेटल होना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाहर जो जाएंगे वहां पर जो सेटल होंगे तो वहां पर ज्यादा बेहतर जो है कहीं ना कहीं सुविधाएं और चीजें मिल सकती हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा बात वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी जो बताया गया है कि कोई ऐसा नेचर इस तरीके का समझ में नहीं आया कि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने में जो है कहीं ना कहीं उनका हाथ हो सकता है। फिलहाल इसके बाद जो शाहीन की जो अगर बात करें तो शाहीन लगातार जो है शाहीन के विषय में यहाँ पर जानकारी करने के लिए यूपी एटीएस की टीम भी जो है लगातार जो है यहाँ पर जो जांच है वो कर रही है। जो यहाँ के कागजात हैं जो शाहीन से जुड़े हुए वो सब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। इसी के साथ साथ जो एनआईए उसका भी पता चल रहा है कि एनआईए ने भी जो है कहीं ना कहीं कानपुर में कदम रख दिया और वो भी अब जो है अपनी रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं सबमिट करेगी और जो भी और भी साक्ष्य यहाँ से निकालेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं कानपुर का नाम उसमें किसी न किसी रूप में जरूर जुड़ता है। तो ये भी जो एक कानपुर का नाम जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है कानपुर के लिए भी एक बड़ी बात भी अगर कहा जाए, जो कर्म की भी बात अगर कहा जाए हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो है लगातार जो है दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें जो जिस तरीके से नाम निकल करके आ रहे हैं कहीं ना कहीं और भी जो एनआईए है या एटीएस हो और कानपुर में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है उनके जो अगर संबंध है वो निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतने शालीन और शांत रहने वाले लोग जो डॉक्टरी के पेशे में है, लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, उनका नाम इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका नाम आतंकवादी गतिविधियों में भी है और बताया ये जा रहा है कि जो आतंक का सरगना है, गैस का जो सरगना है, उसकी बहन जिसका पति ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था, उसकी बहन द्वारा बनाए गए आतंकी संगठन के जो तार है वो इनके साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्टर सफेद पोश व्हाइट कॉलर जो लोगों की जिंदगियां बचाने का काम करते हैं, आखिरकार इस तरीके से जिंदगी लेने का काम के बारे में कैसे सोच सकते हैं। पिता कह रहा है कि मेरी बेटी निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां के भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि उस तरीके नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार क्या जांच एजेंसियां जो उनके सुराग पे, उनके क्ल्यू पर जिस तरीके की छापेमारी कर रही हैं और जहां जहां छापेमारी की गई है वहां पर कुछ ना कुछ जरूर मिला है। परवेज अंसारी के घर में भी अभी जो लखनऊ से ताजा जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जब एटीएस ने छापेमारी की है तो वहां भी कई संदिग्ध वस्तुएं मिली है, साथ ही साथ 6 कीपैड मोबाइल फोन मिले हैं। एक डॉक्टर के घर से 6 कीपैड फोन किस लिए बरामद होते हैं, इंटरनेशनल किस लिए बरामद होता है, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इसकी अभी जो जानकारी है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। सवाल यही है कि क्या शांत रहने वाले लोग जो उन्होंने एमबीबीएस जैसी महत्वपूर्ण डिग्री हासिल की, जो बहुत पढ़ाई लिखाई वाली चीज है, और यूपीपीएससी के जरिए नौकरी हासिल की, क्या इस तरीके के लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं? क्या उनके किसी सहयोगियों से बात की जो उस वक्त उनके साथ कार्यरत थे? क्या उन्होंने उनके बिहेवियर को लेकर के या उनके कार्यशैली को लेकर के कुछ बातें बताई अवनीश? देखिए अगर जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं उसमें साफ साफ ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आप जानते होंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जात, कोई इंसानियत इस तरीके का कुछ होता ही नहीं है। आतंकवाद में जुड़े हुए लोग जो है किसी धर्म को नहीं मानते हैं या फिर कहा जाए किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। तो इस तरीके का जो एक माइंडसेट है कहीं ना कहीं एक जो उनके दिमाग में चीजें हैं इस तरीके की भर दी जाती हैं कि वो उनके लिए जो है इंसान इंसान नहीं होता है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो है एक छोटा सा कीड़ा अगर कह दिया जाए जिससे पैरों से कुचला जा सकता है, उस तरीके की जो है भाषा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं इंसानियत की उनको समझ में आने लगती है। तो जिस तरीके से अगर आप कहें कि सफेद पोश हो गए या जो है किसी भी और भी बड़े पद पर अगर हो गए ऐसे लोग, देखिए होता क्या है कि जब हम इन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसके बाद में जब भरोसा टूटता है तो कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में और भी जो अन्य लोग हैं जो साफ सुथरे हैं, जिनका जो है चेहरा साफ है, जो गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना अवनीश से नेटवर्क फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सही बात है अवनीश जिस तरीके से बता रहे हैं, सबको एक ही धागे में पिरोया नहीं जा सकता और सब पर एक ही जैसी विचारधारा थोपी नहीं जा सकती। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि आखिरकार इस आतंकी मॉड्यूल में जितनी भी चीजें कनेक्ट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस पूरे मॉड्यूल में कहीं ना कहीं डॉक्टरों का हाथ था, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील हो, डॉक्टर अदील अहमद हो, डॉक्टर सईद अंसारी शाहीन शहीद हो, या फिर परवेज अंसारी हो, या डॉक्टर उमर जिसकी मौत बताई जा रही है इस कार बम ब्लास्ट में हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन सफेद पोशों का कनेक्शन क्या है और इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसका तार जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और लखनऊ से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।
सबसे बड़ा सवाल एक और भी है कि क्या उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है अयोध्या, मथुरा या काशी या संभल में भी जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं तमाम इंटरनेशनल लेवल पे जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादियों के सरगना हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जरूर निशाने पे रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली के, हरियाणा के फरीदाबाद के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कनेक्शन साफ तौर पर देखा गया है जम्मू कश्मीर के बाद, कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि शायद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी इन आतंकियों द्वारा। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, यूपीएटीएस और कहीं ना कहीं जो हमारी एजेंसी है उनके एक्टिव होने की वजह से उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं नजर बनाए रखने की जरूरत है इन तमाम घटनाओं पर और इन तमाम आतंकी संगठनों के एक एक करके जो क्लूज मिलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी श्रीनगर के एक मौलाना इरफान को गिरफ्तार किया गया, उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया, जो इस पूरे हमले के पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लोगों का ब्रेन वॉश करता था, डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करता था, वो कहीं ना कहीं जो जैश का सरगना है मसूद अजहर, उसके वीडियोस दिखाता था। तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है। अभी कितने लोग इसके पीछे हैं उनको भी सामने लाने की कोशिश अब कहीं ना कहीं एनआईए करेगी या फिर एटीएस करेगी या फिर जो हमारी तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो करेगी। अवनीश, इस खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन निकल करके आती है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अवनीश, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली के स्वास्थ्य महकमे की खबर है। एक प्रसूता के जो है डिलीवरी के दरमियान अभी खैर ये बयान नहीं आया है, लेकिन ये हमारे पास खबर है सूत्रों के हवाले से कि डिलीवरी के दरमियान प्रसूता ने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस लगभग आधे से 1 घंटे लेट रही। और ये सूत्रों की खबर है। मैं फिर एक बार कहूंगा, IBC 24 नॉट क्लियर, लेकिन जो दृश्य है वो दृश्य से साफ लगता है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। और उसके साथ एक बड़ी दुर्घटना होने से ये भगवान का शुक्र रहा कि प्रसूता ऑटो से जा रही थी अस्पताल के लिए और रास्ते में सकुशल उसकी डिलीवरी हो गई और उसने एक बिटिया को जन्म दिया और सब जच्चा बच्चा दोनों कुशल हैं। हम अपनी IBC की तरफ से जानना भी चाहेंगे कि जिस तरीके से ये तस्वीर वायरल हो रही है सुबह से रायबरेली में सोशल मीडिया पे, और सीधे सीधे ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की आ रही सामने की अगर एम्बुलेंस को कॉल किया गया, खैर अभी उसके परिवार से कोई ऐसा वर्जन नहीं आया है। और ये रास्ते में जिस तरीके से प्रसूता ने इस बिटिया को जन्म दिया है, ये कहीं ना कहीं एक सर्वनाक है कि अगर नहीं था, ऑटो से जा रही थी, समय अनुसार अस्पताल नहीं पहुंच पाई, 1-1.5 घंटे लेट थी और उसकी वजह से ये रास्ते में एक बिटिया को प्रसूता ने जन्म दिया है। ये बड़ी खबर है अखंड आज रायबरेली की। जी सही बात है कि खबर तो बड़ी है, बिल्कुल है कि जानकारी नहीं है, कोई वर्जन नहीं है, लेकिन सवाल ये आखिरकार अगर कॉल किया था तो इतनी देर बाद भी नहीं पहुंच पाई, कोई बड़ी जी उनके, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिरकार ये व्यवस्था किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उनको, और अगर ये दिक्कतें हो ही रही हैं तो आखिरकार इन व्यवस्थाओं का होने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर किसी को असुविधा ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, गरीब हो, असहाय हो या फिर कोई भी हो, सबके लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन इस व्यवस्था का लाभ अगर आप समय पर ले ही नहीं सकते तो उस लाभ या उस व्यवस्था का फायदा क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है इंद्रवीर। आखिरकार इस मामले की जब जानकारी हुई होगी, सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो वायरल हुआ होगा, तब तो इस पूरे मामले की जानकारी हुई होगी। तो उस जानकारी के बाद क्या उनकी तरफ से, यहाँ के सीएमओ उनकी तरफ जी बिल्कुल नहीं, और IBC की तरफ से सीएमओ नवीन चंद्रा को कॉल लगाया गया, उनका कॉल पिक नहीं हुआ और शायद ऐसा पता चला कि मीटिंग में है। अब जैसे उनकी मीटिंग खत्म होती है IBC 24 इसको वर्जन भी लेगा कि आखिर वजह क्या रही और अगर कॉल किया गया तो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, और अगर कुछ इस जच्चा बच्चा को हो जाता तो क्या उसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग या नवीन चंद्रा सीएमओ जो है वो ले पाते, यहाँ के ऑल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ले पाते या नहीं, ये एक जांच का विषय है और इससे अभी तक वर्जन नहीं आया। वर्जन आने के बाद ही हम इससे कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन जो दृश्य है वो दृश्य बड़ा भयावह था कि अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंचा समय से तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिलीवरी नॉर्मल हो गई है, भगवान का शुक्र रहा कि दोनों जच्चा बच्चा ठीक है। लेकिन अगर कुछ हो जाता ऊपर नीचे तो इसका जिम्मेदार क्या स्वास्थ्य विभाग रायबरेली का होता या नहीं,
ये एक बड़ा सवाल है, इस पर बात होगी और बात करने के बाद हम अपने दर्शकों को इससे अपडेट भी देंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं साफ तौर पर, जहां पर बॉडीज लेके जा रहे हैं आज के लिए एम्बुलेंस, लेकिन ऐसी तस्वीरें होती हैं। ये मामले में अगर आई है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए, जिससे शायद ये उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। फिलहाल अगर जो भी जिम्मेदार है, अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए। आपके समाचार शुक्रिया। में हरदोई से आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से? आदर्श सुन पा रहे हैं आप? जब तक आदर्श के पास चलेंगे तब तक गौरव हमारे साथ सीतापुर से गौरव सुन पा रहे हैं आवाज आ रही है अखंड आपकी? आप? सीतापुर से कौन सी बड़ी खबर है? जी, मैं आपको बता दूं, सीतापुर से एक देर रात में शर्मनाक तस्वीरें सामने आई थी कि सीतापुर में जो जिला अस्पताल है वहां पर 3-3 शव वाहन होने के बाद भी जो मृत होते हैं लोग, उनको शव वाहन मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। कल हालात रात के समय में ऐसे थे कि सीतापुर जनपद के मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक नौवा महमूदपुर गांव पड़ता है, जिसकी दूरी सीतापुर जिला अस्पताल से लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। परिवार वालों को समय पे एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते वो जुगाड़ से बनाई हुई मोटरसाइकिल की एक ठेलिया पे लादकर उस बुजुर्ग महिला मरीज को लेकर के जिला अस्पताल रात के समय में पहुंचे थे। लेकिन जिला अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि जिला अस्पताल में उस समय 3-3 शव वाहन खड़े हुए थे, लेकिन परिवार को शव ले जाने के लिए शव वाहन मुहैया नहीं कराया गया। मजबूरन मृत हुई महिला के शव को परिवार वाले उसी जो जुगाड़ की जो ठेलिया थी उसमें लाद करके सीतापुर की सड़कों पे होते हुए अपने गांव के लिए देर रात में रवाना हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या सीतापुर के जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके, लेकिन जो लापरवाह कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते इस तरह की शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। गौरव, आपसे आपसे पहले ही इंद्रवीर भी ऐसी ही खबर बता रहे थे कि प्रसूता की डिलीवरी ऑटो में हो गई, एम्बुलेंस को कॉल किया आई नहीं। आप भी बता रहे सीतापुर में कि एम्बुलेंस को कॉल किया पहुंचा नहीं, जुगाड़ के तंत्र से, जुगाड़ के प्रयोग से वो अस्पताल तक पहुंचा, मृत घोषित कर दिया। पर वहां पर जो शव वाहन रखे, एक नहीं दो नहीं 3 रखे हैं, उसके बावजूद वहां पर उनको मिल नहीं पाए और उसके बाद उनको उसी जुगाड़ तंत्र से वापस ले जाना पड़ा। तो शव वाहन क्या प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं? एम्बुलेंस क्या प्रदर्शनी के लिए रखी गई? आखिरकार इनका होने का क्या फायदा है जब लोगों को मुहैया ही नहीं करा पा रहे, उपलब्धि नहीं करा पा रहे आप? कोई कॉल नहीं उठाता है और जब वहां पर पहुंचते हैं तो प्रदर्शनी के लिए रखे हुए वाहन उनके लिए उपलब्ध नहीं होते। तो आखिरकार क्या फायदा है ऐसे वाहनों का कि जिसका कोई लाभ क्या पाए वहां पे? गरीब आदमी, असहाय आदमी हो, चाहे जो भी हो, क्या मतलब है इसका? वहां के सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं। आपका सीएमओ ने फोन उठाया गौरव? आपने जब बातचीत की इस पूरे मामले पर, जब वीडियो वायरल हुआ होगा, जानकारी लगी होगी, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या क्या कोई कार्रवाई की बात कही है? देखिए, बड़ी बात मैं अखंड आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर 108 या 102 एम्बुलेंस है उसके लिए तो कॉल करनी पड़ती है, लेकिन जिला अस्पताल में 2 शव वाहन जो स्वास्थ्य विभाग ने है उसने जिला अस्पताल के लिए मुहैया कराए हैं। वहीं एक सीएमओ के द्वारा मुहैया कराया गया है शव वाहन, जिसके लिए कहीं भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में अगर किसी मरीज की मौत होती है, उसके बाद जो इमरजेंसी स्टाफ है वही शव वाहन को मुहैया कराता है और बुलाता है और मरीज को या उसके परिवार को शव ले जाने की व्यवस्था कराता है। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जब हमने परिवार वालों से बात करी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमको ठेलिया से, उन्होंने पूछा था कि आप काहे से ले जाओगे, तो उन्होंने कहा था हम ठेलिया लाए उससे ले जाएंगे। तो उन्होंने कोई भी उसमें ये नहीं बताया कि हम आपको शव वाहन की यहाँ पे व्यवस्था है, आपको शव वाहन की व्यवस्था मिल पाएगी। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई तो हमने रात के समय में ही बात करने का प्रयास किया सीएमएस से और सीएमओ से, लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठा था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है। व्यवस्थाएं तो है, सुविधाएं तो है, लेकिन इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है सरकार लगातार व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन आम जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा। उसका खामियाजा परेशानी और इस तरह की तस्वीरें सामने आती है और सरकार की छवि खराब होती है। इसकी लापरवाही सबसे बड़ी उन स्वास्थ्य अधिकारियों की है जो जिला अस्पताल की कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो शव वाहन मुहैया कराएं, एम्बुलेंस मुहैया कराएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं, जिस तरह की से ये तस्वीर सामने आई है।
तो गौरव, जिनकी वजह से हम सरकार की छवि खराब हो रही है, तो सरकार को ऐसे छवि खराब करने वालों को उस पद पर बनाए रखने के लिए किसने कहा है कि बनाए रखिए उनको? अगर सरकार कोई आदेश देती है तो उन पद पर बैठे हुए लोगों का क्या कर्तव्य है कि उसका पालन कराना ना। और अगर उस कर्तव्य का पालन ना करा पा रहे हो, उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, तो क्या ऐसे सरकार की छवि को धूमिल करने वाले लोगों को पद देना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी चीज, अगर जुगाड़ तंत्र से लोग अस्पताल पहुंचेंगे, जुगाड़ तंत्र से अस्पताल से वापस घर जाएंगे, कोई मरीज को ले जाएगा, कोई डेड बॉडी को लेके जाएगा, तो ऐसे 2 जिला अस्पताल में शव वाहन खड़े एक सीएमओ की तरफ से उपलब्ध कराएंगे, उसका फायदा क्या है? क्या करने के लिए उपलब्ध कराया? प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध कराया इन्होंने कि लोग उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारी व्यवस्था होगी, कोई असुविधा नहीं होगी, सरकार ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है। तो ये कौन सी व्यवस्था है? समझ से ही परे है कि आखिरकार जो सरकार बैठे हैं, जब वो पत्रकारों का फोन नहीं उठाते हैं, तो आम जनता उनसे क्या शिकायत, क्या उम्मीद करे? बिल्कुल। अभी थोड़े दिन पहले आदेश जारी हुआ था कि तमाम जो डॉक्टर हैं वो ओपीडी में बैठेंगे और दवाई देंगे जो अस्पताल में उपलब्ध होगी, बाहर की दवाई लिखेंगे, निलंबित हो जाएंगे। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सीधे महानिदेशक को कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सीएमओ अधिकारी, सीएमएस पत्रकारों को फोन नहीं उठा रहा है, उनके सवालों का जवाब देने से बच रहा है, तो क्या आम जनता का फोन उठाएगा? क्या आम जनता के लिए महानिदेशक उठाएंगे? इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ पर अगर फोन करें, हर दिन इतनी दिक्कतें आती हैं, क्या फोन उठाना संभव हो पाएगा? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होती है, चाहे जो एक मैसेज दे सके? आखिरकार इसका क्या फायदा और क्या मतलब है कि आपने इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है लेकिन उसका लाभ किसी को मिल ही नहीं पा रहा है? डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध दवाई की जगह बाहर की दवाई लिखता है, शव वाहन अस्पताल में खड़े हैं, पर आदमी जुगाड़ तंत्र से डेड बॉडी और पीड़ितों को लेके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई? हर जगह वो इस तरीके की असुविधा है, कोई लाइन में लगा है, पता डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बिना बताए गायब हो गए, बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी हुई है, जो समय है उस पर पहुंचते नहीं है। तो इस व्यवस्था जो बनाई गई है, अगर व्यवस्था करा सकते, उसका पालन नहीं करा सकते, तो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? कह दो भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, मेरे पास बहुत सारे काम है, हम नहीं कर सकते। और आम जनता इस तरीके से परेशान होती है, क्या इन लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? इनको समझ नहीं आता है क्या कि आखिरकार कौन जाता है सरकारी अस्पताल में? जो बहुत मजबूर होता है वो जाता है, जिसे उम्मीद होती है कि हम यहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, उन्हीं के लिए व्यवस्था की गई है। बड़े आदमी तो जाते ही नहीं सरकारी अस्पताल, वो किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाएंगे, क्लिनिक में चले जाएंगे, बड़े डॉक्टर के खुद के जो अपना खुद का घर में खोला हुआ क्लिनिक हो वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन आदमी जो गरीब है, मजबूर है, जो इतनी फीस नहीं दे सकता है, वही सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल कहीं भी जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो। तमाम दावे किए जाते हैं, हम ये सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं, पर ऐसी सुविधा का क्या मतलब है? गौरव, क्या अभी भी रात से बीत गया, अब 1 बजने वाला है, 12:30 बज चुके हैं, क्या अभी भी उन्होंने ज़हमत उठाई? क्या कॉल बैक आपको किया या फिर कोई ऐसी जानकारी किसी और से बातचीत हुई? पूरे मामले पर कोई कार्रवाई की बात कही गई, कुछ कहा गया, कोई रिएक्शन आया, कोई उनका वर्जन आया? बोलिएगा नहीं हमने। अखंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि जिला अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जैसी जगहों पे सिर्फ वही व्यक्ति जाता है जिसको बहुत ही जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं है, तो गरीब तबके का ही आदमी यहाँ पे आता है। लेकिन जिला अस्पताल या जो भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जहाँ से मुहैया हो रही है, वहां पर लापरवाही का ये आलम है कि अगर सीतापुर जिला अस्पताल की हम बात करें तो यहाँ के जो सीएमएस है वही 10 बजे के बाद आते हैं। तो अस्पताल तो सुबह 8 बजे से खुल जाता है, लेकिन जो जिला अस्पताल का मुखिया है वही अगर 10 बजे के बाद आएगा तो डॉक्टरों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? बड़ी बात यह भी है कि अगर शिकायत गरीब आदमी लेके जाए तो किसके पास लेके जाए? जब मुख्य अधिकारी ही समय पे नहीं आ रहा है तो डॉक्टरों पे आप लगाम नहीं लगा सकते। नीचे से लेके ऊपर तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी आपस में मिले हुए हैं। साफ तौर पे लोगों का यही समझना है कि अगर यहाँ पे शिकायत करेंगे जो इलाज मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है उसको भय है, इसके कारण वो शिकायत भी करने नहीं जाता है और मजबूरी में अपना काम चलाने का प्रयास करता है। आपने पूछा कि दोबारा इस मामले में किसी ने संपर्क साधने का प्रयास किया, किसी भी अधिकारी का ना ही फोन आया है, ना ही उनको कोई जरूरत लगती है कि वो किसी भी पत्रकार को बैक कॉल करें या जो ये भी पूछ लें कि आपने किस लिए फोन किया था, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है। उसका साफ तौर पर कारण यहाँ पे ये नजर आता है कि यहाँ पर कोई भी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सभी लापरवाह हैं, सभी भ्रष्ट हैं, सबको अपना काम चलाना है, लेकिन बड़ी कार्रवाई ना होना इनका लगातार इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। तो क्या करने के लिए जिला अधिकारी हैं, वो भी तो बड़े अधिकारी हैं, जिले के उनके ऊपर कमान है, तो क्या वो एक्शन नहीं ले सकते कोई? अगर इस तरीके की चीजें घटित हो रही है तो सवाल तो ये भी बनता है कि आप फील्ड पर करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, तो आप किस लिए हैं? अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर नहीं है
जो इस तरीके की अपनी जिम्मेदारी हो सकता है, तो सबसे बड़े जिले के अधिकारी आप हैं, जिला का सारा जिला आपके हिसाब से चलता है, क्या जो वहां के अधिकारी चलना चाहिए आपके हिसाब से नहीं चल सकते? सवाल तो ये भी उनका क्या इस पूरे मामले पर कोई बयान आया है? देखिए, अखंड मैं आपको बता दूं, सीतापुर के जिलाधिकारी ने लगभग 1 हफ्ता पूर्व यहाँ पे पदभार संभाला है, और आते ही हुए उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरेंगी तो इसको हम सुधारेंगे। सभी अस्पतालों को 15 दिन का समय दिया था। लगातार रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि वो अस्पतालों का निरीक्षण ना करना। जनपद में 19 CSC PSC हैं, एक जिला अस्पताल है, एक महिला अस्पताल है, तो लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन 15 दिन का समय अभी बीता नहीं है, लेकिन लापरवाही चरम पे है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जिलाधिकारी के संज्ञान में इन सब चीजों के मामले के सामने आने के बाद वे कड़ी कार्रवाई करने के आदेशित कर चुके हैं। हालांकि 15 दिन का उन्होंने समय दिया और 15 दिन तक देख रहे हैं कुछ व्यवस्थाएं बेहतर हो। हालांकि जिलाधिकारी के कड़े निर्देश के बाद कुछ व्यवस्थाएं तो बदली हैं, लेकिन हालात 20 से 21 हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से सुधार नहीं हो पाया है। अब उम्मीद करते हैं 15 दिन का अल्टीमेटम में क्या होता है, कितना सुधार हो पाता है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सही बात है, अगर हफ्ते भर का समय हुआ है तो उनको थोड़ा और समय देना भी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे जिले का अधिकार और उस जिले के अधिकारी आप हैं, तो कम से कम उन तमाम जो न सुधरने वाले अधिकारी हैं उनको भी सुधारने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही है। उनको जरा सुधारिए, शायद जिला सीतापुर अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर ही सारा का सारा जिम्मेदारी होती है। अगर उन्होंने सुधार लिया तो पूरा जिला ही सुधर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। लेकिन जो गौरव जानकारी बताइए वो साफ तौर पर बता इतनी ज्यादा लापरवाही सीतापुर में देखने को मिल रही है, और इंद्रवीर ने भी उससे पहले बताया कि किस तरीके की लापरवाही से एक प्रसूता की जान बची, उसकी जान लेकिन फोन उठाने हैं। वाली बात है कि वो फोन उठाने की सहमत नहीं उठाई जिन्होंने, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। आदर्श, अगन आज हम बताना चाहें, हम हरदोई से करीब 20 किलोमीटर ये टोल प्लाजा पर खड़े हैं। यहाँ पर अभी एक वीडियो परसों वायरल हुआ था, जिसको लेकर यहाँ टोल प्लाजा को मनमानी एवं बदतमीजी को लेकर, तो यहाँ पर आज हम जमीनी हकीकत जानने पहुंचे हैं टोल प्लाजा को लेकर कि वो हकीकत क्या थी। यहाँ पर ये समस्या ये आ रही थी, यहाँ पर जो गाड़ियां निकल रही थी वो टोल प्लाजा के पहले एक रास्ता दी गई थी, जो जिससे टोल प्लाजा से ना होकर गांव के अंदर से निकल जाती थी। इससे टोल प्लाजा में नुकसान भी होता था शुल्क को लेकर। और वहाँ पर ग्राम वासियों ने जो आरोप लगाया था कि यहाँ पे जो गाड़ियां निकलती हैं उस गाड़ियों से कई हादसे होते रहते हैं। तो वहाँ टोल प्लाजा के अधिकारियों से भी बात की थी कि यहाँ से गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, ताकि गाड़ी जो टोल प्लाजा के अंदर से गुजरे, जो गाड़ी गाँव के अंदर से आती वहाँ से हादसे भी होते रहते थे। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी भी खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे अभी कि क्या था पूरा मामला। हमारे टोल प्लाजा के अधिकारी भी खड़े हैं मौके पर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या था मामला। जी, वहाँ से कुछ ग्रामवासी भी हैं सर। हाँ सर, क्या है पूरा मामला, आप बताओ। बैजपुर ग्राम सभा में मतलब जो गाड़ियाँ निकलती है उसमें एक्चुअली बच्चे बकरियां मर जाती है, तो उससे दिक्कत हो जाती है। सिंगल रोड है, जरा सा रोड है, उसमें दिक्कत हो जाती है। अभी परसों गाड़ी को लेकर बवाल हुआ था यहाँ पर, उन्होंने लगाया कि टोल प्लाजा मनमानी कर रहा है, तो उस पर क्या था पूरा मामला, क्या आरोप लगाया गया? आरोप कुछ नहीं, वो रोक पा करे तो जी। टोल प्लाजा वो डेली का न्यूज एक अपना फेसबुक पे चैनल बना रखा है उन्होंने। वो 85 रुपए टोल बचाने के चक्कर में वो गांव की रोड को यूज करना चाहते थे। वहाँ पे बकरियां हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी गाड़ियों से अगर कोई हादसा होता है वो जिम्मेदार होंगे उसके? नहीं होंगे, वो अपनी गाड़ी लेके चले जाएंगे। अगर किसी का बच्चा मर जाएगा, पूरा गाँव आएगा टोल पे लफड़ा करेगा, टोल का घिराव करेगा, तब तो वो नहीं आएंगे। उसके पहले आप आते हैं 85 रुपया बचाने के चक्कर में। अगर आपको नहीं निकलने दिया जा रहा है तो आप अपना न्यूज बना के डाल दिए, ठीक है। डालने के बाद यहाँ अभी वैदपुर में हमारी ग्राम पंचायत, हमारा गांव है, इसमें 8 बकरियां एक्सपायर हो गई हैं, 3 की कमर टूट गई। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस विषय में हम लोगों ने एसडीएम साहब को आवेदन भी दिया था। उस पर एसडीएम साहब का जो भी था, मतलब एसडीएम साहब ने कहा था ठीक है, जो लोकल की गाड़ियां हैं वो निकल जाने दीजिए। जो ये यूपी 32 की है, लखनऊ की गाड़ियां और 27 यूपी 27 है, संडीला है, बालामऊ है, बगौली है, ये गाड़ियां आती 85 रुपया टूल बचाने के चक्कर में शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कर लेने के चक्कर में वो जरा सी रोड है, ठीक है, एक गाड़ी निकलने की रोड है, उसमें बच्चे भी खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बकरियां हैं, जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, दिन में सब में टक्कर लगती है, जानवर एक्सपायर होते हैं। उसके जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने आवेदन एक दिया था एसडीएम साहब को। उस चक्कर में उनको हमने बताया भी, लेकिन वो माने नहीं, ठीक है। अभी भी गाड़ियों का आवागमन
जारी है। यहाँ पर अगर कोई रोकता है, हम लोग बैठते हैं, गांव के लोग बैठते हैं रोकने के लिए, ठीक है। टूल वाले भैया से हमने बात करी थी, हम लोग रोकें गाड़ियां या ना रोकें, उन्होंने बोला आप अपने गांव की रोक सकते हो, रोक लो। हम रोकते हैं तो हम लोगों से विवाद करके लोग चले जाते हैं। सीधी सी बात है, बड़े आदमी है, 8 लाख 10 लाख की गाड़ी चलाते हैं, 85 रुपए टोल देने के चक्कर में पीछे से निकल जाते हैं। ये कोई वो नहीं है। हाँ, लोकल की जो गाड़ियां, लोकल का कोई भी बंदा परेशान नहीं है, जो कि टेलीकास्ट न्यूज वालों ने डाल रखा है। लोकल में आप जाके पूरे लोकल में बात कर लीजिए, किसी की गाड़ी नहीं रोकी जाती। गाड़ी वो रोकी जाती, 600-700 गाड़ियां एक पूरे दिन में निकलती हमारे गाँव से, वैशापुर गाँव से, ठीक है। और वैशपुर गाँव से अगर निकलते कोई हादसा होगा, क्या वो गाड़ी वाले जिम्मेदार होंगे या टेलीकास्ट न्यूज जिम्मेदार होगी? कौन जिम्मेदार होगा इसका, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। तो हमारे सामने और भी यहाँ टोल प्लाजा के अधिकारी, उससे जानना का चाहेंगे। यहाँ पर जो गाड़ियां, अभी परसों एक वीडियो वायरल हो रहा था, यहाँ पर आप तो यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा था गाड़ी को लेकर, यहाँ पर टोल प्लाजा मनमानी करते आरोप भी लग रहे हैं यहाँ पर है। क्या था पूरा मामला ऐसा था जैसे कि अभी एक बल्लीपुर से कट गया हुआ है जी जी, जो बामा खेड़ा में निकलता है, और एक गया है जो अपना सामने से टोल के पीछे से। तो उसमें क्या हुआ था कि आज से 10-15 दिन पहले मैं बल्लीपुर गांव, पन्नापुर गांव में एक हादसा हुआ था। उसके रिगार्डिंग हमें गांव वालों ने एक आवेदन दिया था, जिसके चलते हुए हमने पूछा भी इनसे। इनने बोला कि सर हम बैरिकेटर लगवा, आप हमें बैरिकेटर प्रोवाइड करवाओ तो हम ये गाड़ियां रोक सकते हैं। तो मैंने जो बोला, मैंने देखो हम चलेंगे कानून के दायरे में, क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग कट बंद करवाने के लिए हमने NHI में एक लेटर दे रखा है, जो कि NHI ने हमारे SDM साहब को लेटर दे भी दिया है, और उनने तहसीलदार जी को फॉरवर्ड कर दिया, जो वो अपनी तहकीकात कर सकें। तो उसके चलते हुए तो इन लोगों ने बोला कि सर हमारे यहाँ डेली हादसा होता है, और डेली कोई मैटर होता ही है वहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग वो बंद किया गया। और अब जो महोदय ने हमारी वीडियो डाली है कि हम मनमानी करते हैं, तो सर हम यहाँ पे कैमरे के दायरे में है। और दूसरी बात कि हमारी जहाँ पे कैमरों में जो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है वो सारी चलती है, और वो NHI इसको बजट करती है। तो अगर ये पूरा मामला था, यहाँ पर गाड़ी को लेकर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लग रहे थे कि यहाँ पर जो गाड़ी जाती है, दूसरा एक और क्वेश्चन, दूसरा ये है कि जैसे कि सर क्राइम करने वाली गाड़ियां आती हैं, जैसे कि चोरी, कल एक बगोली में एक चोरी हुई है, वो रात में गाड़ी वहां से चली है चोरी करके, जो बामा खेड़ा से रात से निकल के उधर आके निकली है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिससे ग्रामवासी भी परेशान है, चोरी हो रही है। और जो गाँव की सड़क है उसके लिए अगर गाँव की गाड़ियां जाएं तो अच्छा लगता है, अगर बाहरी गाड़ी कोई जाती है तो गाँव की रोड का भी नुकसान है, और फिर टोल का जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का रेवेन्यू राज्यसभा का भी वो लॉस हो रहा है उस चीज। तो उसके रिगार्डिंग हमने लेटर दे रखा है, मगर हम इनके तहत, गाँव वाले के तहत ही हम चलेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर हमें इनसे अगर हम बिगाड़ के चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत होगी, फिर हम कहाँ जिम्मेदार होंगे? नहीं, हमारा कहना यह है कि हमारे गांव की रोड से जो गाड़ियां बाहरी निकलती हैं वो बंद करा दी जाए, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो सकता है गांव में। इसकी जिम्मेदार पर कौन होगा? और यहाँ पर अगर जो ग्रामवासियों ने देखो, यहाँ पहले प्रधान जी के यहाँ चोरी भी हो चुकी है, तो उस गांव से रोड निकलती है प्रधान जी के यहाँ, तो थोड़ा आप हो रही है। आइए सर, टोल प्लाजा के हमारे गाड़ी हमसे जानना चाहेंगे क्या आता पूरा मामला। ये गाड़ी जो वहाँ पर रोकी गई, पर FIR वगैरह भी हुई है, और सर जहाँ गाड़ियों को जो जानकारी की गाँव के अंदर से जाते हैं, और आप लोग मनमानी के आरोप भी लगाए गए हैं। क्या जैसे कि हमारे अधिकारी ने बताया कि जो गाड़ियां कट से जा रही हैं वो बाहर की गाड़ियां जा रहे हैं, इससे गांव वालों को बहुत समस्या हो रही है। ताकि गांव वालों ने 2-3 बार एप्लीकेशन दिया कि आवेदन किया कि आप रोकिए इसको, हमारे बच्चों, भेड़ बकरियां जो भी है उनको जान की खतरा चोरी होती है, चोरी हो रही है, ऐसा हमारे पास बहुत आवेदन आए थे। तो हमने भी NHI को लेटर दिया था, सर ऐसी सी बात है, अपने जो NHI का है राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। तो उन्होंने SDM साहब को लेटर भी दिया था। SDM साहब ने तहसीलदार को जांच करने की वो कह दी है, जांच चल रही है। अभी जो तत्काल में ये चल रहा है कि जो गाड़ियां जा रहे हैं जिससे गांव वालों को नुकसान हो रहा है, रोड नुकसान हो रहा है, बच्चों को नुकसान है, भेड़ बकरियां जो नुकसान हो रही है, उस वजह से हमने गाँव वालों को ही वहाँ कट पे रखा है। गाँव वाले बोले कि हम उसको गाड़ी रोकेंगे, हम रोक सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है आप रोकिए, बस हमने उनको बैरिकेड प्रदान किया, वो अपने आप रुक रहे हैं। बाहर की गाड़ियां जो भी हैं वो रोक रहे हैं, गांव वालों की एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है। गांव वालों को लोकल गाड़ियां जो हैं वो जा रही हैं, वो जा सर। चलो हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, जो हर सिटी की गाड़ियां उसका तो टोल प्लाजा पड़ रहा है, लेकिन जो यहाँ ग्रामवासी का उसका टोल प्लाजा लागू है? नहीं, उनका जो भी है, हम 20 किलोमीटर के दायरे का 340 के पास है, वो हम उनको प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो अगर ये पूरा मामला था यहाँ पर गाड़ी को लेकर, जो हम यहाँ पर टोल प्लाजा के अधिकारी के पास भी खड़े हैं, और अपने ग्रामीणों ने भी राय रखी है, और यहाँ पर टोल प्लाजा अधिकारियों ने राय रखी है
कि यहाँ पर गाड़ियाँ जाती है जो ग्राम वासियों से होकर वहाँ पर ट्रेन पकड़े हुए एक्सीडेंट होने खतरा रहता है, बच्चों को भी खतरा बना रहता है। ये था पूरा मामला जी। अखंड है कि जो अधिकारी हैं, चाहे एनएचआई के हों या कोई पीडब्ल्यूडी के हों, सड़कों के निर्माण के लिए कितनी ज्यादा बेपरवाह, लापरवाह, यूं कहे कितने ईमानदार हैं, साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन गांव वाले जिस सड़क से गुजरते होंगे, वो सड़क बता रहे हैं बड़ी छोटी सी, उसके हालात क्या होंगे वहाँ के सही में मवेशियों का, उन लोगों का या बच्चे या कोई बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर उस किसी गई हुई गाड़ी से घायल हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि बहुत वाजिब उन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार एक चोरी की घटना अंजाम होती है और उसको अंजाम देने के बाद लोग दूसरे रास्ते निकल जाते हैं, तो क्या वो इस एनएचएआई के जो टोल प्लाजा इसमें कहीं ना कहीं वो आएंगे, रिकॉर्ड होंगे, वो एक घटना को अंजाम दे करके आराम से भाग जाएंगे, पता चल पाएगा? ऐसी तमाम चीजें हैं जो टोल प्लाजा पे कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं, अपराधियों को पकड़ने में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन इन तीनों चीजों को नजरअंदाज करते हुए जो तमाम जिम्मेदारान हैं अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या चाहते हैं कि वहां पर कोई घटना घटित हो जाए, किसी की जान चली जाए, कोई कभी गांव वाले परेशान होकर के कोई तांडव कर दे, तब जागेंगे? क्योंकि देखिए सब्र का बांध होता है, शायद वो टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो लोग बोल रहे हैं, वो खड़े हैं और अगर उनसे भी मनमानी करने लगेंगे लोग तो शायद उनका सब्र का बांध टूट जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, किसी गाड़ी से हताहत हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है और गांव वाले बवाल काट देते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन? इतने दिन में जांच करेंगे, इतने दिन में इस पर फैसला लेंगे? क्या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के पास पूरी ताकत है कि किसी भी निर्णय को तुरंत ले सकते हैं, तो आखिरकार इतना समय क्यों लगा रहे हैं? वो डाइवर्सन बना हुआ है, ग्रामवासी वहां पर खड़े होकर लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, कोई परेशानी ना हो उनको। क्या आपके पास इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं है तो ग्रामवासियों को दर्द को समझा जा सकता है? क्या ग्रामवासी मूर्ख है क्या? वहां पे रहने वाले लोग मूर्ख हैं क्या? और टोल प्लाजा बना किस लिए है कि जब कट के ही जाना है तो टोल प्लाजा के लिए अलग से रोड बनवा दीजिए। अगर आपको लगता है कि टोल प्लाजा बचाना है और उसी मार्ग का, वैकल्पिक मार्ग का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोल प्लाजा ही हटा दीजिए ना। क्यों नहीं हटा रहे हैं वहां पर? और लोकल और बाहरी होने का बात की वजह है। सवाल यही सबसे बड़ा है कि आखिरकार किस चीज का इंतजार कर रही है अधिकारी? आदर्श, आपकी जिम्मेदारी है, पूछिएगा जाकर के उन अधिकारियों से, क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? आपको वहां के जी 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 के कर्मियों ने, अधिकारियों ने, गांव ग्रामवासियों ने तमाम शिकायतें की हैं, तो उस पर निर्णय लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आखिरकार कितना और वक्त लगेगा आपको इस पर निर्णय लेने के लिए? क्या किसी बड़ी घटना होने का अगर इंतजार कर रहे हैं तो क्या आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे? और अगर जाती है तो उसके पीछे आप फिर जिम्मेदार हैं, तो आप अपने ही खिलाफ कौन सा एक्शन लेंगे, ये भी जरूर पूछिएगा। उससे बात करिएगा और पूछेगा कि इस पूरे मसले पर आप लोगों ने अभी तक कौन से कार्य? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है संभल से आज की? जखन अगर संभल की बात करें तो संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में एक किसान से रिश्वत लेने का मामला आया था। किसान ने उसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की तो मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम हरकत में आई और उन्होंने जो दरोगा था जो रिश्वत ले रहा था 20,000 रुपए की उसने रिश्वत मांगी थी, उस दरोगा को रंगे हाथों अखंड पकड़ा गया है वो दरोगा। किस चीज की रिश्वत मांगी थी अनिल? जी अखंड, जो अभी तक पता चला है, जो किसान की तरफ से मामला बताया गया था तो वो किसी लड़ाई झगड़े को लेकर था और भी ऐसी कुछ बात बताई जा रही है जिसमें उस दरोगा ने जो है 20,000 रुपए उस किसान से जो है रिश्वत के तौर पर मांगे थे। लेकिन किसान ने इस चीज की सूचना एंटी करप्शन टीम की दी। एंटी करप्शन टीम ने देर शाम से इस चीज को लगभग 2-2:30 बजे से 12:30 बजे से इस चीज के हरकत के पीछे लग गई और उन्होंने उसको किसान को बिल्कुल बिल्कुल रंगे हाथों 20,000 रुपए देते हुए किसान ने और एंटी करप्शन टीम ने उस जो भ्रष्टाचारी दरोगा है उसको पकड़ा। अखंड, अब बिल्कुल अनिल, देखिए कितनी महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सभी लोगों की तारीफ होनी चाहिए, वो किसान हो चाहे वो कोई भी हो, जो इस तरीके की वजह से डरते नहीं है, जिन्हें ये डर नहीं होता कि अगर हम उसको पैसा नहीं देंगे तो अधिकारी, ये दरोगा हम फंसाएगा। और उसकी शिकायत कहीं से, चाहे एंटी करप्शन टीम से करते हैं। शायद इसका नतीजा है कि तमाम ऐसे दरोगा या फिर अधिकारी, लेखपाल
तहसीलदार, पीसीएस अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं एंटी करप्शन टीम के द्वारा। लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और जीरो टॉलरेंस के तहत लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगातार ये निर्देशित किया है अधिकारियों को कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके से जो अधिकारी हैं, जो दरोगा हैं, जिनके ऊपर इस तरीके के मामलों को सुलझाने का जिम्मेदारी होती है, उस तरीके के मामले को सुलझाने की बजाय उलझाने के लिए या फिर सुलझ जाए उसके एवज में घूस मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं और किसी को फंसाने के लिए, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए और किसी अपराधी रिश्वत की डिमांड करते हैं। तो ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए और अंजाम ही नहीं होना चाहिए बल्कि उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और ताउम्र उनको उस सलाखों के पीछे रख दें तो शायद उन्हें समझ में आएगा किसी गरीब से, किसी किसान से, किसी ऐसे व्यक्ति से निर्दोष को फंसाने की सजा क्या होती है। ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली है और लगातार एक के बाद एंटी करप्शन जो भी लोग इस तरीके से किसी मामले में नाम हटाने के लिए डालने के लिए पैसों की डिमांड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन जो भी आपने जानकारी दी है बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार एक के बाद एक एंटी करप्शन टीम इस तरीके के अधिकारियों, दरोगाओं, ठेकेदारों के खिलाफ मनमानी काम करने के लिए धन उगाही करते हैं रिश्वत के तौर पर, लोगों को परेशान करते हैं रिश्वत लेने के लिए कि अगर वो परेशान होगा, जितना वो परेशान होगा उतनी ज्यादा मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार एंटी करप्शन की टीम और एंटी करप्शन लगातार उन अधिकारियों को निशाने में ले रही है जो लोग भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं शामिल बताए जा रहे हैं। क्योंकि अभी गोंडा में भी एक बीएसए को निलंबित किया गया और विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने, एक फंड के डायरेक्टर ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि कमीशन मांगी जा रही है, उसके एडवांस के लिए भी पैसा दिया जा चुका है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का जब संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया तो कहीं ना कहीं उस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है, विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो कहीं 100 करोड़ के कोई दरोगा जी हैं, तो कोई बीएसए साहब करोड़ों की डिमांड कर रहे हैं, तो कोई 20,000 रुपए कमीशन मांग रहा है। आखिरकार कब तक ये कमीशन का खेल चलता रहेगा? कब तक यूं ही मासूम जनता को परेशान होना पड़ेगा और कब तक इसी तरीके से लोगों के नाम डालने और निकालने के लिए घूसखोरी, रिश्वत की डिमांड करती जाएगी कि लोग इससे परेशान हो, उसके परिवार वाले परेशान हो और हमारी जेब गर्म होती रहे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आज, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।